बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरम नंबर 14.1.3 स्टार्ट करेंगे। जो हमारे लेक्चर सिलेबस में शामिल है वो वाला थ्योरम है 14.1.3। तो स्टेटमेंट में वो कहता है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ लाइन और इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये होता है कि वो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि अगर हम एक इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एक ट्रायंगल का एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर लें तो वो उसकी जो इंटरनल बाइसेक्टर की लाइन जहाँ पे मीट करेगी वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो वो पोर्शन बनेगा, इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ट्रायंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस तरह की एक ट्रायंगल है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जी, ये ए है, ये बी और ये सी। ठीक है। वो कहता है कि अगर हम इसका एक एंगल का इस एंगल का राइट बाइसेक्टर लें, इसका अगर हम राइट बाइसेक्टर लें तो ये यूं कुछ बनेगा, इस हिस्से को इसको लाइन को यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा। तो थ्योरम में वो ये कहता है कि अगर हम इस एंगल का राइट बाइसेक्टर लें तो राइट बाइसेक्टर ये बन रहा है। तो अब आपने प्रूव ये करना है कि ये जो रेशो बन रही है सी डी रेशो बी डी वो इक्वल होगी किसके, जो एंगल जो कंटेन करता है ए सी रेशो ए बी। तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर हम उसको बी डी और सी डी इज इक्वल टू ए बी और ए सी, अगर हम क्या करें जी, इसका राइट बाइसेक्टर लें तो इसकी जो रेशो है सी डी और बी डी वो इक्वल होगी किसके, ए सी की और ए बी की। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है कि राइट बाइसेक्टर अगर हम एक एंगल का लेते हैं तो वो इसकी रेशो और एंगल कंटेनिंग जो एंगल कंटेन कर रहा है ए सी और ए बी, इनकी रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन क्या, हमें गिवन में आ जाएगा, गिवन है हमें अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और राइट बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एक एंगल बाइसेक्टर है ए। ठीक है जी। उसके बाद मीट सी बी एट पॉइंट डी। ये हमें गिवन था कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और एंगल बाइसेक्टर है ये ए डी। डी जो है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, किस लाइन पे, बी सी पॉइंट पे डी पॉइंट क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। ठीक है। प्रूव हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया था, प्रूव ये करना है कि ये जो राइट बाइसेक्टर था इसकी ये जो दोनों की रेशो बन रही है, मेजर सी डी लाइन की रेशो किसके साथ, बी डी के साथ, वो इक्वल होगी किसके, ए सी के साथ और ए बी के साथ। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं जी, कंस्ट्रक्शन में ये करते हैं, ड्रा लाइन सेगमेंट बी ई ओपोजिट पैरेलल टू डी ए। यहाँ से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ बी ई, इस पॉइंट पे ये लाइन एक सेगमेंट ड्रा की, इसको मैं कहता हूँ ई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी ई जो पैरेलल है किसके, ए डी के। पैरेलल किसके है, डी ए या ए डी के। ठीक है। बी ई लाइन सेगमेंट ड्रा की जो पैरेलल है किसके, डी ए के। उसके बाद क्या करना है, टू मीट सी ए प्रोड्यूस एट ई, और सी ए को हम क्या करते हैं, आगे
बढ़ा देते हैं जो कि ई पॉइंट पे क्या करेगा, इसको मिलेगा। ठीक है, इस सी ए को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है जो कि ई पॉइंट पे इसको क्या करता है, मिलता है। ठीक है जी, और इनको एंगल्स के नाम दे दें। ये हमारे पास ये वाला एंगल 1 है, ये 3 है, उसके बाद ये वाला एंगल हमारे पास 4 है और ये वाला एंगल हमारे पास 2 है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ड्रा लाइन सेगमेंट ड्रा की, बी ई जो कि डी ए के क्या थी, पैरेलल थी, और टू मीट सी ए प्रोड्यूस्ड एट ई, सी ए को हमने ई के साथ क्या कर दिया, एक्सटेंड करके उसके साथ मिला दिया है। ये था हमारा गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। अब हम जाते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ। स्टेटमेंट एंड रीजंस। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए डी जो है वो पैरेलल है किस पे, ई बी के, एंड ई सी इंटरसेक्ट देम। ए डी पैरेलल है किसके, ए डी पैरेलल है किसके, ई बी के, और ई सी इन दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ए डी इज पैरेलल ई बी एंड ई सी इंटरसेक्ट देम। ए डी और ई बी आपस में पैरेलल है और ई सी इन दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमने कहाँ पे किया था, ये कंस्ट्रक्शन में। हम इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है जी, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के। क्यों इक्वल है जी, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं जी। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों आपस में कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए डी और ई सी आपस में पैरेलल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगेन हम कहते हैं कि ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, ई बी के, एंड ए बी इंटरसेक्ट देम, और ए बी इन दोनों को क्या कर रहा है, ये पहले मैंने कहा था ए डी और ई बी पैरेलल है और सी इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ ए डी और ई बी पैरेलल है और ए बी इनको क्या कर रहा है, ए बी इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी इंटरसेक्ट देम। ठीक है जी, और अब एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, और इसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल 2 और 4 भी क्या हो जाएंगे। आप देखें एंगल 1 और 2 भी इक्वल है और 3 और 4 भी इक्वल है। तो एंगल आगे क्या रहा है कि बट एंगल 1 एंड 3, बट एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमने कहाँ पे लिखा था, ये गिवन में हमने बताया था कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है कि ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो जब बाइसेक्ट होता है तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। राइट एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था, जब एंगल को हम राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको मैं कह देता हूँ, ये वाली हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 थी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखें अब एंगल 1 और एंगल 2 ही आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो मैं इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 है एंगल 3 के, एंगल 3 की जगह क्या आ जाएगा एंगल 2, तो इसका मतलब है एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 4। यहाँ पे लिखेंगे रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हम देख रहे हैं कि देखें एंगल 1 और 2 इक्वल है, और 1 किसकी इक्वल है, 1 3 की इक्वल है, तो और 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 3 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। आगे मैं लिखता हूँ ए बी एंड ए ई, और ए ई एंड ए बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी और ए ई कंग्रेंट है, या ए ई और ए बी आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है जी, ए बी और ए ई, या ए ई और ए बी आपस में क्यों इक्वल है, ए बी और ए ई, क्योंकि इन अ ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू कंग्रेंट एंगल आर आल्सो कंग्रेंट। ये आपके पास ट्रायंगल है पूरी ए ई बी, तो अब आप ये देखें दोनों एंगल इक्वल आ गया, 2 और 4 एंगल दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन अ ट्रायंगल साइड opposite to congruent angles are also congruent। congruent एंगल की ऑपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। जो हमने ये एंगल 2 और 4 दोनों इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब है ए बी और ई भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं दोबारा ए डी और ए बी क्या है जी, ए डी पैरेलल है किसके, बी ई के, ई बी या बी ई के, ई बी के। ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 1। थ्योरम 1 हमारे उस पर नहीं है सिलेबस में, लेकिन थ्योरम 1 में वो ये कहते हैं कि जब कि बी डी और डी सी की रेशो जो है बी डी और सी डी की रेशो या डी सी की, वो इक्वल होगी किसके, ई ए और ए सी के, ई ए और ए सी के। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 14.1, इसकी रीज़न में लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 14.1। अब हम क्या करते हैं, ई ए की जगह ए बी पुट कर देते हैं, इसकी जगह ई ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ए बी पुट कर दूँगा। बी डी ओवर डी सी इक्वल है, ई ए की जगह पुट कर दूँगा ए बी ओवर ए सी। क्यों पुट किया जी, ये ऊपर मैंने बताया था कि ए बी और ई ए क्या है जी, आपस में इक्वल है। ए बी एंड ई आपस में क्या है, इक्वल है। तो ई ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, ए बी पुट कर दिया। अब इसको आप रेशो की फॉर्म में लिख दें, बी डी की रेशो डी सी के साथ इक्वल है ए बी की रेशो किसके साथ, ए सी के साथ। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, ये था हमारा आज का थ्योरम 14.1.3। इसको आप अपनी कापीज़ भी लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें और अपना पिछला काम सारा कंप्लीट करें। ये आपके जो लेक्चर अभी हो रहे हैं, ये जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये अगेन नहीं करवाए जाएंगे। आपको सर इमरान बार बार बता रहे हैं कि अपना काम पीछे से सारा कंप्लीट करें, ये काम हम आपको अगेन नहीं करवाएंगे। और हम जब भी क्लास स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह हम उसमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो अपना काम पीछे से सारा कंप्लीट करें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।